I hope you all are doing fine and enjoying your study during this lockdown. Okay, class. Class, we have started our second chapter from our subject, the business studies, and we started dealing the chapter, the principles of management. Okay. प्रीवियसली हम लोगों ने क्लास प्रिंसिपल के मीनिंग को समझा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। आज जो क्लास हम लोग टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, टेक्निक मीन्स व्हाट? टेक्निक मीन्स मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन। आप कोई भी काम करते हैं किस तरीके से करते हैं। ओके, तो टेक्निक को हम डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, हमें बस समझना है। टेक्निक वर्ड हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, तो टेक्निक जब हम यूज करते हैं तो हमारा सेंस तो यही होता है। टेक्निक इज द वे यू परफॉर्म एन एक्शन, द वे यू एक्ट। ओके, एंड व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? हम लोगों ने मैनेजमेंट को समझ लिया है। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे फंक्शन करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कम्युनिकेशन। ओके, तो मैनेजमेंट का जो हमारा फंक्शन है उसको साइंटिफिक तरीके से करना। साइंटिफिक तरीका का मतलब क्या हुआ? मॉडर्न अप्रोच के साथ। जो हमारा जो प्रिंसिपल था, साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पीछे पढ़ा है ना हम लोगों ने। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कि हमारा जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वहां पे हम लोग इनोवेटिव अप्रोच के साथ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को अवॉइड करेगा। जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, उनको साइंटिफिक अप्रोच के साथ एनालाइज किया जाएगा। ओके, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है। ओके, इसने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को चेंज किया। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टोटल हम लोग देखने चलेंगे, ये इंट्रोड्यूस किया गया है टेलर के द्वारा। ठीक है, FW टेलर ने ये सजेस्ट किया है। FW टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट टोटल हमारे पास है 6 टोटल साइंटिफिक मैनेजमेंट है। हम लोग एक एक करके आज सबको देखेंगे। सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट है हमारा टेक्निक्स। हम लोग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, ओके, देख लेते हैं। फोरमैन क्या क्या होते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। कोई भी जो सबसे आगे खड़ा हो, सबसे फ्रंट पे हो, फ्रंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, यहाँ पे फोरमैन हमारे जो फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में फोरमैन हम उसको बोलते हैं जो किसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फंक्शन का एक्सपर्ट हो, स्पेशलिस्ट हो। अब इस टेक्निक्स में यह बताया गया है कि जो फोरमैनशिप है उस फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया इन्होंने कि हम अपने काम को 2 कैटेगरी में सेपरेट कर लेंगे। एक हो जाएगा हमारा प्लानिंग और एक हो जाएगा हमारा फंक्शन। प्लानिंग और फंक्शनल और प्रोडक्शन। ठीक है, इस फंक्शनल को हम लोग प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। प्लानिंग को हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारे जो काम है उसको सेपरेट करना है कि प्लानिंग के लिए अलग होंगे और प्रोडक्शन करने वाले जो हमारे वर्कर हैं वो अलग होंगे। अगर हमारे प्रोडक्शन करने वाले ही प्लान करें या प्लान करने वाले को ही इम्प्लीमेंट करना पड़े तो बर्डन हो जाएगा उनके ऊपर, तो वहाँ एफिशिएंसी फिर कम हो जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि प्लानिंग का डिपार्टमेंट अलग करना है। जो प्लान करेंगे वो एक्सक्लूसिवली प्लान करेंगे, प्रोडक्शन वाले फंक्शन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अभी और अच्छे से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सजेस्ट किया गया। तो इन्होंने ये बताया है कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, प्लानिंग का काम,
ये किसी एक्सपर्ट के अंडर में होगा, फंक्शन का काम है, ये भी कोई एक्सपर्ट देखेंगे। अब देखिए, एक ही आदमी हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना है, इसको भी और इजी बनाया जाए, सिंप्लीफाई बनाया जाए, स्मूथ बनाया जाए। तो प्लानिंग का जो फंक्शन है उसको भी, उसके लिए भी 4 एक्सपर्ट किए जाएंगे, 4 फोरमैन बनाए गए, और फंक्शन के लिए भी 4 अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है अभी तक कि फंक्शनल फोरमैनशिप में मेनली क्या काम है, प्लानिंग को और प्रोडक्शन को, प्लानिंग को और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग किया गया है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, इनका काम क्या है कि देखिए, मैनेजमेंट में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इंस्ट्रक्शन जो जा रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स को जो इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का जो फ्लो है उसको चेक करना है कि इंस्ट्रक्शन सिस्टमेटिकली होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सबके समझ में आनी चाहिए, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क, यहाँ पे रूट क्लर्क का काम क्या है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए रूटीन तैयार करना है, ताकि काम जो है वो सिस्टमेटिकली ढंग से हो। हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं, अपने स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग यहाँ डेली क्लास करते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको डेली 5 सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है, तो एक कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई है कि वो इस चीज़ का रूटीन तैयार करे। फर्स्ट पीरियड में कौन से टीचर किस क्लास को अटेंड करेंगे, सेकंड पीरियड में 12th क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, 12th क्लास के अंदर ही अलग अलग सेक्शन है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, कौन से टीचर कहाँ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करना, डिफाइन करना। ठीक है, ये हो जाएगा रूट क्लर्क। बात समझ में आ रही है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है कि इंस्ट्रक्शन के फ्लो को डिफाइन करना, मैनेज करना। रूट क्लर्क कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम उसके बाद होना है, तो काम जो भी वर्क्स हैं, वर्क को डिफाइन करना है, वर्क को सिस्टमेटिकली करना है यहाँ पे। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, सी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देखिए, इंस्ट्रक्शन आया है कि अब पर्टिकुलर काम को करना है, वो काम सिस्टमेटिकली ढंग से हो रहा है। यहाँ पे ये भी हमें नोटिस करना होगा कि जो टाइम दिया गया है, जो स्पेसिफिक जॉब है, क्या वो विद इन टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस काम के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है, जितना टाइम लगना चाहिए, जो ड्यू टाइम है उस काम के लिए, क्या हमारे जो वर्कर हैं वो उस काम को उतने ड्यू टाइम में कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हमारे वर्कर अपने जॉब को दिए हुए गिवन टाइम में कर पा रहे हैं तो इससे हमारा टाइम सेव होगा। ये श्योर करते हैं कि जो भी काम मिला है वर्कर्स को, जो भी काम मिला है वो विद इन टाइम कर रहे हैं, टाइम कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन, इनको देखिए, डिसिप्लिनेरियन क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन्ड इन द सेंस कि वो रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, अपने काम को लेके पंक्चुअल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अपने सीनियर के साथ डिसिप्लिन्ड हो, हर तरीके से। अगर देखिए यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन का काम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, क्योंकि जब वहाँ पे डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होगा डेफिनेटली प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, हमारे कॉस्ट मिनिमाइज होंगे, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारे देखिए प्लानिंग एक्सपर्ट टोटल 4 होंगे, टोटल 4 फोरमैन होंगे प्लानिंग के लिए। एक बार फिर से देखते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शंस के लिए, रूटीन क्लर्क रूटीन के लिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ओके, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क has to manage the time and expected time and ensure that the work given to the workers must be completed within the given time. And disciplinarian, okay, they are supposed to create a disciplined environment within the organization. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से सब बात समझ में आ रही है। फंक्शनल फोरमैनशिप में फंक्शन और
प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग करना है ताकि ये बर्डन ना हो। प्लानिंग का काम टोटल 4 एक्सपर्ट देखेंगे। कौन कौन देखेंगे? इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूटीन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। अब बात करते हैं फंक्शनल प्रोडक्शन की। ये कौन कौन से हैं? तो फंक्शनल प्रोडक्शन देखते हैं पहले। स्पीड बॉस, एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। स्पीड बॉस, ओके, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का क्या काम है? स्पीड बॉस का काम है कि हमारा जो काम, जो प्रोडक्शन है वो सही पेस में चल रहा है, प्रोडक्शन रुक नहीं रहा है। हमारा डेली प्रोडक्शन या जो भी हमारा काम चल रहा है उसमें कोई ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हमारा ये कंटिन्यूटी, हमारे प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी को मैनेज करने के लिए ये होते हैं। इनका काम है कि प्रोडक्शन को कंटिन्यू बनाए रखना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो उसको देखेंगे। गैंग बॉस का काम क्या है? ये डिसाइड करेंगे कि जैसे वर्कर आए, उनको प्रोडक्शन करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी टूल्स चाहिए, वो एक ना ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। वो इस चीज़ को देखेंगे कि जो भी टूल्स वगैरह हैं वो सही तरीके से रखे गए हैं ताकि प्रोडक्शन के टाइम में हमारा जो टाइम कॉस्ट है वो वेस्ट ना हो। रिपेयर बॉस, नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास जो भी टूल्स हैं, मशीन्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, ख़राब हो जाएंगे, टूट फूट होगी, तो उससे हमारा प्रोडक्शन डैमेज नहीं हो। इसलिए इनका काम ये है कि ये इस चीज़ को देखते चलेंगे कि हमारे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मशीन्स हैं, वो वेल कंडीशन में हो, मेंटेन होने चाहिए। और इंस्पेक्टर, ये हमारे सारे फंक्शन को इंस्पेक्ट करेंगे, ये एक तरीके से सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला फंक्शन जो है, पहला जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड है मैनेजमेंट का, वो होता है फंक्शनल फोरमैनशिप। सीधी सी बात है, दो यहाँ पे सेपरेशन है, प्लानिंग का और प्रोडक्शन का। प्लानिंग के लिए 4 एक्सपर्ट, प्रोडक्शन के लिए 4 एक्सपर्ट। तो इसमें क्या सजेस्ट किया गया है कि मेनली प्लानिंग और फंक्शन को सेपरेट करना है और उनको टोटल 8 एक्सपर्ट को हैंड ओवर करना है, और वो पर्टिकुलरली अपने गिवन जुरिडिक्शन में हर चीज को बारीकी से मॉनिटर करेंगे। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे बाबू दूसरा क्या टेक्निक है। दूसरा टेक्निक क्या कहता है, मिटाता हूं मैं इसको। दूसरा टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड डिराइव है स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड और सर्टेन क्वालिटी ऑफ एन एक्शन और ऑब्जेक्ट। देखिए, हम जो वर्ड स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में, बहुत बार यूज करते हैं, उसका सेंस क्या बनता है? स्टैंडर्ड वर्ड जब भी हम कहते हैं तो हमारा एक सेंस होता है कि एक मिनिमम या एक फिक्स्ड क्वालिटी होनी चाहिए। आप लोग क्लास 12th में हैं तो आप कहते हैं ना कि हम लोग स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड 12th कहने का मतलब क्या है कि एक 12th के बच्चे के अंदर जो मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए, वो इनके पास है। सो आप एक स्टैंडर्ड को बिलोंग कर रहे हैं, आप एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइफ स्टैंडर्ड हम लोग वर्ड यूज करते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड। तो आप जब लाइफ स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि एक लाइफ में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए। आपका जो भी क्राइटेरिया ये डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे हिसाब से लाइफ स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, आपके हिसाब से अलग हो सकता है। तो हम लोग अभी उतने डिटेल में नहीं जा रहे, हमें इस वर्ड को समझना है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, मार्कर बनाने वाली एक कंपनी है, जहाँ पे भी ये मार्कर मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसका एक स्टैंडर्ड साइज होगा। ये साइज इस मार्कर का स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। देख रहे हैं कि इन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्कर का साइज ऐसा रखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें हर चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है। इससे पता क्या है,
जब हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कोई जॉब करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉस्ट घटेगा, ठीक है, एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा, कॉस्ट आपका घट जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो जॉब है उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द वर्क टू फॉर बेटर एग्जीक्यूशन, ठीक है। हम जो वर्कर को काम दे रहे हैं वो काम ना डिफाइंड होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, वहां पे अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, हम लोग साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन जॉब है कि इस काम को कर सकते हैं। अब इसी चीज में हमें पढ़ाना भी है, कॉपी भी चेक करना है, आपके क्वेश्चंस को भी देखने हैं। अगर यही चीज हम टाइम अलॉट कर ले कि ठीक है 35 मिनट का क्लास है, 20 मिनट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में आपके क्वेश्चंस देखेंगे, कॉपी चेक हो जाएगी, तो हमने क्या किया, एक काम को सिंप्लीफाई किया है। अब अगर मैं यही पढ़ा रहा हूँ, आपने कहा सर कॉपी चेक कर दीजिए, अब मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, कॉपी भी चेक कर रहा हूँ, तो हमारा जो वर्क है वो सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है ना, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो टास्क है उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, उसको ग्रेड कर लेना है, उसको वैरायटी एक देनी है कि हमें कौन सा काम कब करना है। इसमें क्या होगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। मेथड स्टडी हमारा थर्ड टेक्निक्स है, मेथड स्टडी। देखिए जो भी काम आपको कर रहे हैं, मेथड स्टडी में क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो काम जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। हर वर्कर का मेथड अलग होता है, काम सब एक ही करते हैं, तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो हम किस चीज़ को फोकस करेंगे, तो सबसे आइडियल तरीका हो, सबसे सूटेबल तरीका हो। एक वर्कर एक जॉब को परफॉर्म कर रहा है, उससे गलती हो रही है, जितना टाइम उस वर्क में लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके मेथड को एनालाइज करते हैं। यहाँ जो है हमें ज़रूरत है कि वर्कर्स के काम करने के तरीक़ों को एनालाइज करना है, वहाँ जो भी आपको लग रहा है कि माइनस पॉइंट्स है उसको ख़त्म करना है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे मेथड को हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे काम कर रहे हैं। मेथड स्टडीज के बाद हम देखेंगे मोशन स्टडी। ठीक है, मेथड स्टडी में बात समझ में आ रही है कि मेथड स्टडी में हमें करना क्या है कि ऐसे काम ऐसे होना चाहिए कि उससे गलती नहीं हो, एक ही काम को बार बार ना करता हो, एक काम में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम वो नहीं ले पा रहा हो, मतलब जितना टाइम चाहिए उतने टाइम में ही जॉब वो उसका कंप्लीट हो पा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हमारा मेथड सही होगा तो हमारा टाइम कॉस्ट बचेगा, टाइम कॉस्ट जो हमारा है वो बचेगा, टाइम कॉस्ट हमारा कम होगा। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप एक काम को समय से पहले कर लेते हैं, अच्छी बात है वो। तो जब आप टाइम से पहले कर लेंगे तो एफिशिएंसी आएगी हमारे पास। मेथड कॉस्ट हमारा ये बताता है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो सूटेबल होना चाहिए, ये इंश्योर करता है। मोशन स्टडी क्या करता है कि हमारे जो अनप्रोडक्टिव काम है, हम जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, तो वर्कर अपने काम में जितना समय ले रहे हैं वो कितना टाइम प्रोडक्टिव होके दे रहे हैं, हमें ये फोकस करना है। मोशन स्टडी में हम क्या देखते हैं कि मोशन स्टडी एलिमिनेट्स अनप्रोडक्टिव एक्शन ऑफ वर्कर। ओके, एलिमिनेट्स अनप्रोडक्टिव एक्शन। अनप्रोडक्टिव एक्शन मीन्स जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, आप भी प्रोडक्शन दे रहे हो, मैं भी प्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब अगर हम दोनों बैठ के बात करने लग जाए कि कल का मैच आपने देखा, वहाँ पे क्या हुआ, आपने कोई मूवी का टॉपिक छेड़ दिया, तो हम लोगों का काम का जो है उसमें मोशन देखेंगे कि 35 मिनट में ये कितने काम की बातें कर रहे हैं और कितने बाहर की बातें कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या एनालाइज करते हैं कि वर्कर का जो काम का मोशन है उसमें वो प्रोडक्टिव कितना है और अनप्रोडक्टिव कितना है। ठीक है,
इससे अगर हम इस इमोशनल स्टडी से क्या कर सकते हैं, अनप्रोडक्टिव जो हमारे एक्शन है उसको खत्म कर सकते हैं। इससे हमारा क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा और टाइम बचेगा, ठीक है ना, टाइम कॉस्ट रिड्यूस होगा। मोशन स्टडी हो गया कि हमारा अनप्रोडक्टिव एक्शन को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या करता है कि एक जो हमारे अनप्रोडक्टिव जॉब है उस पर हम कितना टाइम दे रहे हैं। बात समझ में, हम जैसे काम कर रहे हैं तो अनप्रोडक्टिव वर्कर हमारे जो है वो अनप्रोडक्टिव एक्शन पे कितने टाइम वेस्ट करते हैं, प्रोडक्टिव होके वो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम स्टडी डिटरमाइन करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग टाइम है एक काम का, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एन एक्शन, जितने टाइम में एक काम होना चाहिए क्या उतने टाइम में वर्कर्स उस काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। टाइम स्टडी में हमें क्या देखना है कि जो गिवन टाइम है वर्कर्स उस गिवन टाइम के भीतर काम को कर सके। ये वर्कर जो हमारे हैं, वर्कर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और इम्प्रूव करते हैं कि हमारा जो वर्कर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करे, काम को टाइम से पहले करे, वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर सके, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। प्रोडक्शन क्वालिटी क्या हो जाएगा हमारा, इससे बढ़ेगा। चलिए, टाइम स्टडी के बाद हम देखेंगे फैटिग स्टडी। इसको मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूं। फैटिग स्टडी, फैटिग मीन्स थकान कह लीजिए आप, थकान, थक जाते हैं। देखिए हम लोग ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, काम करने एक जो हमारा जो जील होता है, काम करने का जो जोश होता है, तो जैसे जैसे आप काम करते चलिएगा धीरे धीरे वो घटता जाएगा। आपको एक टाइम के बाद रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा रिफ्रेश होना चाहिए। हम लोग स्कूल में आते हैं पढ़ने, 3 या 4 पीरियड के बाद आपको लंच का टाइम दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि एक काम करते करते आप बोर होने लगते हैं, है ना। You started feeling dull, you started feeling tired after doing a job for a period of time. Then you need what? You need a time to refresh yourself so that you may start production again with energy, with zeal. तो फैटिग स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक काम को करने के बाद कितने टाइम के बाद हमारे वर्कर्स को टाइम चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, टाइम चाहिए कि वो फिर से री एनर्जाइज हो सके, रिवाइटलाइज हो सके। Okay, so it determines the frequency of rest taken by workers contributing a task। देखिए, टाइम ऑफ रेस्ट इन परफॉर्मिंग अ वर्क। आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो वहां पे देखते होंगे कि 15 ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली आती है मैदान में, तो वो देखते हैं कि 15 ओवर खेलिए, इन्हें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाना चाहिए 2-3 मिनट का, फिर से ये एनर्जी के साथ खेल सकते हैं। वही चीज़ है कि एक काम को लगातार करने से थकान ज़्यादा होगी, तो बीच बीच में ब्रेक मिलते रहने चाहिए, ठीक है। फैटिग स्टडी हमारा ये चीज़ कहता है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की एनर्जी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जब वर्कर्स की एनर्जी के साथ कुछ वो प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होगी। आप भी पढ़ते पढ़ते कई बार थक जाते हैं, उसके बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर उस कंडीशन में आप पढ़ भी रहे हैं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप बिल्कुल फ्रेश मूड में पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो वही चीज़ यहाँ फैक्ट्री में भी है, वर्कर के साथ भी है। तो फैटिग स्टडी में हमें ये देखना है कि कितने टाइम के बाद ब्रेक मिलने चाहिए, कब रेस्ट लेना चाहिए वर्कर को। और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम। डिफरेंशियल
प्राइस डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। प्राइस वेज सिस्टम। देखिए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर एक ही तरीके से काम नहीं करते हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, जितना टाइम अलॉटेड है काम का उससे पहले करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से काम करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि वैसे वर्कर्स जो एनर्जेटिक हैं, जो गिवन टाइम के अंदर अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जो एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। और वैसे वर्कर्स जो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, वो काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी सही नहीं है, तो हमें वेज हम दोनों को दे रहे हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो सही से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उनको जो वेज दे रहे हैं, और जो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं उनको वेज दे रहे हैं, उसमें एक डिफरेंस होगा। उनके एक्शन को हमें एनालाइज करना है, उनके प्रोडक्शन की क्वालिटी को डिफाइन करना है, और उसी हिसाब से उनको वेज देना है। बात समझ में आ रही है? तो जो अपना काम अच्छे से करेंगे उन्हें वेज हम अच्छा देंगे, उन्हें बोनस देंगे, उन्हें इंक्रीमेंट अच्छे से देंगे, ताकि वो और ज़्यादा सेटिस्फाइड होके और एनर्जी के साथ प्रोडक्शन करें। और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मोटिवेट करेंगे हम, ताकि वो ज़्यादा वेज के लालच में, ज़्यादा वेज वाले फैक्टर से मोटिवेट होके अपना काम वो अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बस यही है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में आज हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ पे क्या करते हैं? काम को प्लानिंग और प्रोडक्शन को सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कि जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, ये सर्टेन करना है, और जो प्रोडक्शन है उसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद कि हमारा मेथड स्टडी होना चाहिए। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल प्राइस वेजेज। ओके, आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को ओवर करेंगे। आप लोगों को अगर इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। उसके बाद आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा, और हम लोग फिर इससे अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगले टॉपिक को डील। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप इस चीज़ को एंजॉय किए होंगे।